गुड मॉर्निंग 8th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज। बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बता रहे थे। तो हम आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड के बारे में हल्का बहुत बता चुके थे। अब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएंगे। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करता है। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में जिंक है। जब आप उसकी रिएक्शन बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये वाला जो एरो है वो डिनोट करता है कि गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आप एरो करके लगाते हैं तो ये जो है गैस रिलीज़ होने का साइन है। तो फटाफट से आगे देखते हैं कि क्या है। अब जो रिलीज़ हो रही है गैस वो हाइड्रोजन है। इस चीज़ को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग बेटा इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड जो है भर लिया है और उसमें आपने जिंक पीसेस जो हैं वो डाल दिए हैं। आपने इसको रबर कॉर्क की हेल्प से आपने इसको जो है बंद किया है और इसमें आपने एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब लगाई है। हम लोगों ने यहाँ पर रबर कॉर्क की हेल्प से बेटा इसको बंद इसलिए किया है, नहीं तो अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी वो एटमॉस्फेयर में फ्री जो है वो छूट जाएगी और हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसको हम लोगों ने कॉर्क की हेल्प से बंद किया और एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से, नाम से पता चल रहा है बेटा ग्लास डिलीवरी ट्यूब, दैट मीन्स ये ग्लास की एक ऐसी ट्यूब है जो कि जो है गैस को जो है डिलीवर करने का काम करती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन का काम करती है। तो हम इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जो है इसको यहाँ पर जो भी गैस रिलीज़ होगी उस गैस को हम लोग जो है कहाँ पर एक बर्निंग कैंडल के पास में लेके आ रहे हैं, एक जलती हुई कैंडल के पास में लेके आ रहे हैं। और अगर जलती हुई कैंडल जो है वो पॉप साउंड के साथ में, या फिर हम जैसे कहते हैं ना फट फट की जो आवाज़ है उसको हम पॉप साउंड कहते हैं, पॉप साउंड के साथ में अगर जो है कैंडल जो है जलती है तो आप कहेंगे कि रिलीज़ होने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में छोड़ दिया है। हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब आप लोग इसको खुद देखेंगे कि आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग बेटा बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। तो अगर बेस जो है वो कैसे जो है मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो जब किसी भी बेस की रिएक्शन आप मेटल के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर भी सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। बेटा यही चीज़ एसिड के साथ में हो रही थी और यही चीज़ बेस के साथ में हो रही है, लेकिन सॉल्ट जो बनेगा वो जो है वो चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ पर आपको एक इन जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में इसका इतना ज़्यादा एलैबोरेशन नहीं है, इसलिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप जिंक के साथ में करा रहे हैं तो सोडियम जिंकेट मिल रहा है जो कि एक सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। ये बेटा प्रोडक्ट साइड ही है। तो मैं आपको इस चीज़ को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपकी लाइन जो है वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रही है तो आपको प्रोडक्ट साइड जो है वो इसी तरफ लिखना है। ये चीज़ जो है हम आपको 7th क्लास में भी समझा चुके हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा हो। इसको बेटा हम लोग एक स्टोरी की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो वो स्टोरी समझने से पहले फटाफट से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब ये हाईली रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है, किस तरीके से है हमें कैसे पता चल पाएगा कि कोई भी मेटल कम रिएक्टिव है या फिर कोई भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके लिए बेटा रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जिसको कि हम इसी वीडियो में आगे जो है आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी उसके लिए थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। तो फटाफट से देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो है हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जिस तरीके से देखेंगे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ में करा रहे हैं तो बेटा जिंक सल्फेट और कॉपर आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टोरी जो मैं सुना रही थी वो कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर एक चेयर है। ठीक है, ये है आपके पास में चेयर। ठीक है, इस चेयर पर आप जो है बैठे हुए हैं। अगर इस चेयर पर आप बैठे हुए हैं और आपके सामने आपके मान लीजिए कि पापा या मम्मी या फिर कोई भी आकर के खड़े हो जाते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है इस चेयर को छोड़ देंगे। और इस चेयर को किसके लिए छोड़ देंगे, अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, या जो भी आपसे बड़े हैं उनके लिए छोड़ देंगे। दूसरा केस बेटा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका कोई ब्रदर या सिस्टर जो कि आपसे छोटा है वो आपसे कहे कि नहीं भाई मुझे चेयर पर बैठना है, तो क्या आप लोग उसके लिए चेयर छोड़ देंगे? मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आप लोग उसके लिए चेयर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जो हाईली रिएक्टिव है उसके लिए चेयर कौन छोड़ेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो।
तो यहाँ पर चेयर का काम कर रहा है बेटा SO4, ठीक है। इस पर कौन बैठा हुआ है? Cu के सामने कोई भी बड़ा कैंडिडेट जैसे कि जिंक आ रहा है। अब जिंक क्योंकि बड़ा है तो फिर क्या काम होगा? Cu जो है वो सीट छोड़ देगा और Zn जो है उसकी जगह पर आकर के बैठ जाएगा और अब खड़ा कौन रहेगा? Cu। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है? इसको अभी हम आपको बताएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा बस वेट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बेटा आप रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिहाफ पर बता सकते हैं कि कौन सा मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कौन से मेटल की रिएक्टिविटी कम है। तो आखिरकार रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें कि मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बिहाफ पर रखा गया है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के पास में रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों को दे रखी है, देखेंगे फटाफट से। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सोडियम की, देन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। जो जितना ऊपर मेटल जो है रखा गया है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। आपको प्रॉपर सीक्वेंस ही लर्न करना पड़ेगा। हालांकि इस चीज़ को हम लोग 10th क्लास में और ज़्यादा एलेबोरेशन के साथ में पढ़ेंगे, बट आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो अभी एग्जाम्पल दिया था वो कॉपर का और जिंक का दिया था। आप देखेंगे कि कॉपर और जिंक में से बेटा कौन सा जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली बात है जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। इसलिए जिंक जो है वो आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है किसको? कॉपर को, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम इन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि आखिरकार वो क्वेश्चन क्या है। ये NCERT का क्वेश्चन है बेटा आपके पास में। आपसे पूछा गया है कि कॉपर की प्लेट पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाला जाता है तो क्या होगा। तो फटाफट से हम लोग ये देखेंगे कि अब देखो सीट क्या है यहाँ पर? SO4। अब यहाँ पर एक है H और एक है Cu। अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा जो है वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट से। हाइड्रोजन जो है वो ऊपर है और Cu जो है वो नीचे है। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मैम हाइड्रोजन तो मेटल नहीं होता है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है। तो बेटा मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम लोग हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही चेक करते हैं। इसी के बिहाफ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो दी गई है। इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में हाइड्रोजन है और कॉपर है। तो किसकी रिएक्टिविटी बेटा ज़्यादा है? हाइड्रोजन की। तो सीट पर कौन रहेगा? हाइड्रोजन। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सीट पर ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो क्या कॉपर उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप लोग बताएंगे कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसका फटाफट से हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हम लोगों के पास में कहा गया है कि आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट में जो है वो डाला जाता है तो क्या होगा। तो देखेंगे आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट पर डाला जाता है तो आप लोग पहले रिएक्टिविटी सीरीज़, अब आप लोग अपने आप देखेंगे कि क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो सीट तो हो गई ये। अब आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कॉपर और Fe में से किसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। तो Fe की रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, तो Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो किसको डिस्प्लेस कर देगा आसानी से बेटा? वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सीट पर कौन बैठ जाएगा? Fe जो है वो सीट पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि जब आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो जो FeSO4 जो है वो बनता है, क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, इसलिए जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर आसानी से आकर के बैठ जाएगा। आज के वीडियो में बेटा बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इसको जो है ढंग से पढ़ेंगे और जहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।